अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज़। नाज़रीन, हफ्ते का पहला दिन है। हालात बता रहे हैं कि यह हफ्ता फुल ऑफ हैपनिंग होगा। हुकूमत और अपोजिशन की खींचातानी होगी, जल्द से जुलूस एहतजाज की तैयारियां होंगी। आज 12 अक्टूबर है तो माजी को याद करते हुए ताने तशने भी हो जाएंगे। बढ़ती हुई महंगाई पर आवाम की चीखें भी होंगी, हुकूमत से उनके वादों पर सवाल भी होंगे और यकीनन मेरे इस हफ्ते प्रोग्राम के मौज़ूआत भी यही होंगे। लेकिन आगाज़ में मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, लेकिन कंफ्यूज हूँ कि मैं ये सवाल आखिर करूँ किससे। हिज़्ब इक़्तिदार ने कुछ करना होता तो ये सवाल करने की नौबत ही ना आती। इख्तिलाफ वालों ने आवाज़ उठानी होती तो पहले ही असेंबली अखाड़ा बन चुकी होती। लेकिन अफसोस कोई हलचल ही नहीं है, या शायद कोई एहसास ही नहीं है। और मेरा सवाल इंतहाई सादा है, मेरे देश के बच्चों की हिफाजत कौन करेगा? उनको दरिंदों से कौन बचाएगा? दरिंदों को सरेआम कौन लटकाएगा? एक बार फिर 9 जनवरी 2018 की वो क़यामत खेज शाम मेरी आंखों में घूम गई जब नीली आंखों वाली गुड़िया कचरे के ढेर से मिली थी। फिर एक और ज़ैनब खेत से मिली है। पता है उसकी उम्र क्या थी? 2.5 साल। क्या ऑपोजिशन को लटकाने वाले या हुकूमत को घर भेजने वाले किसी सियासतदान का दिल ये उम्र सुनकर कांपा? 40 साल के जिनसी दरिंदे ने गुड़िया को अपनी हवस का निशाना बनाया। क्या किसी अवामी नुमाइंदे को अपनी धड़कनें बंद होती हुई महसूस हुई? पता है उस नन्ही सी गुड़िया को घास समझकर घास काटने वाले आले से काटा, उसका सीना चीरा, उसका पेट फाड़ा। क्या किसी कानून नाफिज करने वालों के रोंगटे खड़े हुए? मालूम है वो नन्ही सी रानी बिटिया खुलकर चीख भी नहीं पाती होगी, लेकिन वो आंखों पर हाथ लपेटे हुए मिली है। क्या किसी कानून साज की आंखें शर्मसार और गमगुसार हुई हैं? मुझे पता है कि जवाब आएगा कि हम सब साहिबे औलाद हैं। हाँ, हम सब औलाद वाले हैं। औलाद वाले ज़रा देखें तो सही। गैर सरकारी रिपोर्ट है, पिछले 6 महीने में 1479 बच्चे ज़्यादती का शिकार हो चुके हैं। कई बच्चे बेदर्दी से कत्ल हो गए। कुछ तो खुदा का खौफ करें। औलाद बड़ी मेहनत से पलती है। ना दें इस आवाम को घर, ना दें रोटी, ना दें कपड़ा, ना दें नौकरी, सियासी अशिया, खुशहाली। खुदारा सिर्फ मासूमों को तहफ़्फ़ुज़ दे दें, पकड़े हुए दरिंदों को सरेआम उनके गुनाहों की सज़ा दे दें। वरना याद रखिए, रोज़े महशर दरिंदों के साथ साथ हाकिमों का भी गिरेबान होगा। टॉपिक डिटेल्स देखिए। कराची में दहशतगर्दों का वार, जामिया फारूकिया के सरबराह मौलाना आदिल खान और उनके ड्राइवर को शहीद कर दिया गया। 2 दिन गुजर गए, मुल्जिमान गिरफ्त में नहीं आ सके। हमले की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? दहशतगर्दों के मकासद क्या थे? तफसील से बात करते हैं प्रोग्राम में। और कमर तोड़ महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। तब्दीली सरकार के 2 सालों में आटा, चीनी, घी, दालें सब तो महंगा हो गया है। अवाम के एहसासात की तर्जमानी करने ऑपोजिशन सड़कों पर आ रही है। महंगाई कंट्रोल करना वाकई हुकूमत का काम है, लेकिन भारी तनख्वाहें लेने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियां कर क्या रही हैं, इस पर सवाल उठाऊंगा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना आदिल खान पर कातिलाना हमला हुए 2 दिन से ज़ायद हो गए हैं। वाक़या टारगेट किलिंग है या सिर्फ मुल्क में फ़िरका वाराना आग भड़काने की साजिश? पुलिस अब तक कोई वाज़े मौक़िफ़ पेशी नहीं कर सकी है। मौलाना साहब के कत्ल की वारदात की अब तक 3 CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन किसी में भी कातिलों के चेहरे वाज़े नहीं हैं। बताया ये जा रहा है कि मौलाना आदिल पर कत्ल में वही ग्रुप मुलव्वस हो सकता है जिसने मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला किया। उनके मकासद क्या हैं और उनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, कुछ बताया नहीं जा रहा। अलबत्ता वज़ीर आज़म पाकिस्तान बता चुके हैं कि मुल्क में फ़िरका वारियत भड़काने के लिए भारत की बदनाम ज़माना एजेंसी काम कर रही है। हिंदुस्तान की सबक कोशिश किया किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाए, शिया सुन्नी की लड़ाई करवाए। ये हमें पहले 3 महीने से पता था। पहले इन्होंने फैसला किया था शिया और सुन्नी के उलमा को कत्ल करवाएं, असैसिनेट करवाएं। वो अल्लाह का शुक्र है हमारी एजेंसी से पकड़ लिया सही टाइम पे। यहाँ इस्लामाबाद में 2 दहशतगर्द ग्रुप्स पकड़े। तो नाज़रीन, मौलाना आदिल को दारुल उलूम कोरंगी से फॉलो किया जा रहा था, जहाँ से वो नमाज मगरिब अदा करने के बाद 7:20 पर निकले और ठीक 20 मिनट बाद उनकी गाड़ी सड़क किनारे रुकी। उनके साहबजादे मिठाई लेने के लिए गाड़ी से बाहर आए और उसी वक्त ड्राइवर
गाड़ी के शीशे साफ करने लगा। इस दौरान उनकी गाड़ी के पीछे 2 मशकूक शख्स आते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये वही अफराद हैं जिन्होंने कुछ देर बाद मौलाना पर फायरिंग की। उनके साथ एक तीसरा शख्स भी था जो रोड की दूसरी जानिब बाइक पर उनका इंतजार कर रहा था। कार्रवाई के फौरन बाद तीनों बासानी फरार हो जाते हैं। पुलिस जो बता रही है उनके मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाला यह असलहा पहले किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं हुआ है। बज़ाहिर नाजरीन ये वारदात टारगेट किलिंग ही लगती है। दूसरी तरफ उलमा कमेटी ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत को 48 घंटे की डेडलाइन दे दी है। नाकामी की सूरत में मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल और पुरअमन मुजाहरे किए जा सकते हैं। सिंध हुकूमत सूरत हाल से निपटने के बजाय इस मामले में भी सियासत कर रही है। सईद गनी साहब फरमाते हैं शेख रशीद ने कहा कि दहशतगर्दी होगी और चंद घंटों बाद मौलाना आदिल पर हमला हो गया तो इसलिए वजीर रेलवे को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। मौलाना को सिक्योरिटी न देने का जिम्मेदार भी साबिक चीफ जस्टिस को ठहरा दिया। जस्टिस जब साकिब निसार थे उन्होंने एक ऐसी मुसीबत हमारे गले में डाली हुई है। उन्होंने कहा कि थ्रेट असेसमेंट कमेटी का बनाएं। अगर किसी शख्स को सिक्योरिटी की जरूरत होगी तो पहले वो थ्रेट असेसमेंट कमेटी तय करेगी कि हाँ इसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये कमेटी ना होती तो शायद डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब को हम 1 घंटे में वो पुलिस फराहम कर सकते थे जिनकी उनको जरूरत थी। और ये इतना बड़ा वाकया हो गया जिसका इल्जाम सिंध हुकूमत पर लग रहा है कि आपने सिक्योरिटी नहीं दी। मैं गवाह हूं इस बात का कि उन्होंने हमसे सिक्योरिटी मांगी। मैं मुतालबा करता हूं कि शेख रशीद को शामिल तफ्तीश किया जाए। प्रोग्राम में इस टॉपिक पर बात करने के लिए नाज़रीन इंतहाई मोहतरम गेस्ट साहिबान मेरे साथ मौजूद हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उसके साथ साथ अल्लामा शहनशाह नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। इससे पहले कि मैं आप लोग दोनों की जानिब आऊँ, बात का आगाज़ करूँ, केस में तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है, क्या तहकीकात हो रही हैं, पुलिस कितना कुछ मालूम कर सकी है, गिरफ्तारी कब होने जा रही है, इस बारे में बात करने के लिए फैसल शकील ब्यूरो चीफ समा कराची इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आमदीद फैसल, क्या हो सका है अब तक? तफ्तीश आगे बढ़ी है, तहकीकात हो रही हैं, सुने कुछ खाके वगैरह भी बन गए हैं CCTV फुटेजेस को देखते हुए? जी बिल्कुल किरण, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस के पास जो है वो CCTV फुटेज मिली हैं और गोलियों के खोल मिले हैं जो कि फॉरेंसिक कर लिया गया है गाड़ी का। तो ये इब्तदाई तौर पर तफ्तीशी जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ी है, लेकिन मुल्ज़मान किस गिरोह से हैं और मुल्ज़मान जो है वो कितने अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह है, तो इस बारे में जो है वो पुलिस को कुछ नहीं पता चल सका है। अब तक जो है वो मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि जो है वो अहले खाना ने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया। तो सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो CTD ज़राए हैं हमारे वो ये बात बताते हैं कि ये जो है वो इत्तलात थी कि इंटेलिजेंस इत्तलात थी कि कराची जैसे शहर में ऐसे वाक़यात हो सकते हैं, किसी भी बड़े उलमा इकराम को जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। और इसके थ्रू जो है पहले भी जो है वो ऐसी कोशिश की गई लेकिन वो नाकाम हो गई। मुफ्ती तकी उस्मानी पर जो अटैक हुआ था उस अटैक के जो है वो पुलिस ज़राए बताते हैं कि ताने बाने इस अटैक से मिलते जुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फैसल ये कहिए कि ऐसा कहा जा रहा है कि वारदात में 2 पड़ोसी ममालिक के मुलव्वस होने के सबूत मिले, उनके हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, CTD से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि इब्तदाई तौर पर जो दहशतगर्द हैं वो तो यहाँ के इस्तेमाल हुए हैं, वो दहशतगर्द ग्रुप तो यहाँ का मुकामी है, लेकिन उन्हें जो फंडिंग के हवाले से कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि वो पड़ोसी मुल्क की जानिब से फंडिंग की गई। और पड़ोसी मुल्क जो है गवर्नर सिंध ने भी आज जो है वो ये बताया कि कुछ अहम शवाहिद मिले हैं कि वो जो है इन दहशतगर्दों को जो है वो फंडिंग कर रहे थे और उनके ज़रिए जो है वो कराची का और मुल्क का जो है वो अमन व अमान ख़राब करने की एक कोशिश की गई है। तो वही ग्रुप इब्तदाई तौर पर CTD ज़राए बताते हैं जो कि मुफ्ती तकी उस्मानी पे हमले में मुलव्वस था, वही दहशतगर्दी के इस वाक़े में भी मुलव्वस है। और उनके जो हथियार हैं वो नए इस्तेमाल हुए हैं। अब तक तफ्तीश ये बताती है पहले किसी और कार्रवाई में वो इस्तेमाल नहीं हुए। अच्छा फैसल, मौलाना साहब को सिक्योरिटी ना देने का जिम्मेदार सिंध हुकूमत सर वो साबिक चीफ जस्टिस को ठहरा रही है। असिस्टेंट कमेटी के बाद सिक्योरिटी देना ना देना ये तो हुकूमत के हाथ में नहीं। क्या ये ऐसा ही है सिंध हुकूमत किसी को अब सिक्योरिटी भी नहीं दे सकती है? जिस कमेटी का वो जिक्र कर रहे हैं वो भी तो कमिश्नर के अंडर आती है ना, और वो सिंध हुकूमत के मातहत है। बिल्कुल सही कहा किरण आपने। देखें हमने तो ऐसे कई ऐसे लोगों को भी देखा है, सियासी लोगों को जिनका कोई अमल दखल नहीं। ये तो बहुत बड़े आलम दीन थे
जिनको सिक्योरिटी नहीं दी गई, ऐसे कई शहर में जो है वो नाज़िमीन और काउंसलर घूम रहे हैं जिनके पास जो है वो सिक्योरिटी है। तो क्या उन्हें जो है वो असेसमेंट कमेटी ने जो है वो सिक्योरिटी दी है? ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम किया जा रहा है कि वो सिंध हुकूमत जो है वो अपने ऊपर जो ये आया है एक वाक़े का नाअहली का कि इतने बड़े आलिम के पास सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, तो उससे बचने के लिए ये जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सईद गनी साहब उन्होंने ये कहा कि जो है वो इनको देनी चाहिए थी सिक्योरिटी और नहीं दी गई असेसमेंट कमेटी की जानिब से, लेकिन शहर भर में इतने कई ऐसे अननोन लोग हैं जो कि सियासी हैं, इनके अपने हैं, उनके पास सिक्योरिटी है, तो फिर उनके पास कैसे सिक्योरिटी आई? और जैसा कि आपने खुद बताया कि कमिश्नर, भाई कमिश्नर तो आप ही के हैं ना लगाए हुए, आप ही ने लगाया कमिश्नर, तो उन्हें पता नहीं है, जबकि इंटेलिजेंस की इत्तलात मौजूद हैं। ये भी बताऊं किरण, इंटेलिजेंस की इत्तलात मौजूद थी, जो मुख्तलिफ हसास इदारे, उन्होंने ये कह दिया था पेशगी तौर पर, ये इत्तलात आई थी, कुछ फ़ोन टेप हुए थे कि इस तरह का वाक़या रोनुमा हो सकता है और सेक्टेरियन जो है वो किलिंग हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। साथ मौलाना साहब, ताहिर अशरफी साहब, आपकी जानिब आ रही हूँ। मावने खुसूसी आप वज़ीर आज़म साहब के, सर उलमा कमेटी की जानिब से 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है, और अगर मैं सिंध हुकूमत को देखती हूँ तो सर यहाँ पर तो पुलिस की जानिब से अब तक ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है, ये नहीं बताया जा सका है कि ये टारगेट किलिंग थी या दहशतगर्दी की वारदात थी, ये था क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि ये जो सईद गनी साहब फरमा रहे हैं ना कि साबिक़ चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी वजह से हमने सिक्योरिटी नहीं दी, खुदा का खौफ करो। तुम्हारे शहर के अंदर इतनी बड़ी शख्सियत को जो है कत्ल कर दिया गया, और तुम्हें पता है कि इस वक्त अगर हम देखें तो शिया सुन्नी कायदीन में 4-5 बड़े नाम जो फ्रंट पर हैं, उनमें एक मौलाना आदिल खान साहब का नाम था, अलामा शहनशाह नकवी साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, ये हजरात कराची शहर में बड़े नाम हैं जो इस वक्त मौजूद थे। सईद गनी साहब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अभी भी सियासत नहीं छोड़ते हो तुम, अभी भी तुम एक दूसरे पे इल्जाम लगाने नहीं छोड़ते हो। दिन दिहाड़े शहर के अंदर इतना बड़ा शख्स मार दिया गया, कातिल दंदराते चले गए, और खुदा का खौफ करो, रहम करो इस मुल्क के ऊपर। मैं ये बातें बतौर एक दीन के खादिम के, एक पाकिस्तानी के कर रहा हूं, वजीर आजम के मुआवने खसूसी की हैसियत से नहीं कर रहा। मैं पूछना चाहता हूं सईद गनी साहब से कि कहां पे आपको रोका हुआ है कि आप असेसमेंट कमेटी को कितने मिनट लगते हैं बुलाने में, कितने घंटे लगते हैं? और ये तो मुहर्रम से पहले से हमारे पास इत्तलात हैं, और आपके पास इत्तलात हैं, इदारों के पास इत्तलात हैं कि यहां कोई खेल खेला जाना है। आप मुहर्रम गुजर गया, यौम अरबाइन गुजर गया आपने, और फिर आज आप कह रहे हैं उनके बेटे ने हमसे मांगी थी, क्या किया आपने? तो जनाबे वाला, खुदा का वास्ता है, खून के ऊपर अपनी सियासत ना करो, बचाओ इस मुल्क को। आज सईद गनी साहब की इस स्टेटमेंट के बाद मुझे कोई शक नहीं है कि मौलाना को सिक्योरिटी देने की जो नाअहली और नालायकी है, सिंध हुकूमत के जिम्मेदारों को उस तहकीकात करके उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पहली बात तो ये है जी। दूसरी बात ये है कि ये जो कमेटी है, इसके बुलाने में तो 1 घंटा नहीं लगता है, ये डीसी ने फैसला करना है। अगर डीसी से ऊपर की बात है तो होम सेक्रेटरी ने करना है, कमिश्नर ने करना है। कोई काबुल से जाके हमने बंदे लाने थे, या हमने कोई खलीज से लाने थे कि भाई आओ फैसला करो कि किस? आपको नहीं पता कि शहर में कौन बड़े हैं? ये 4-5 बड़े नाम हैं जो फ्रंट पे इस वक्त इस सारा जो हालात थे, इसकी इस्लाह में, इसकी बेहतरी में दोनों तरफ से खड़े थे। कोई खुदा का रहम कीजिए। और अगली बात मैं अर्ज करूंगा कि हमारा दुश्मन जो है वो इस्तेमाल तो हमारे हाथों को करता है। उसने कोई हिंदुस्तान से लोगों ने आके यहाँ या इसराइल से आके यहाँ कत्लेआम नहीं करना, वो तो आगे हाथ तो कोई किसी पाकिस्तानी के ही इस्तेमाल हुए होंगे ना, ये पाकिस्तानी ही कोई होंगे। इनके पीछे कौन है वो सबको मालूम है और सबको इल्म है उसका।
तो भाई मैं CTD वालों से भी कहना चाहता हूं कि आप पेशन गोइयां ना फरमाएं, आप बताइए कि आपने ये कामयाबी हासिल कर ली है, क्यों मुल्क के अंदर मजीद हालात खराब करते हो, क्यों मुनाफरतें फैलाते हो? हम मुनाफरतें खत्म करने चले हुए हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठ के इन चीजों को खत्म करना चाहते हैं। मैं मशकूर हूं, आज पूरी कौम के सामने अल्लामा शहनशाह नकवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। ये अपनी मजालिस में एक बात करते थे, उससे थोड़ा कन्फ्यूजन आती थी, दुख होता था। मैंने इन्हें फोन किया, मैंने कहा अल्लामा साहब अगर आप इसको इस तरह कर ले तो इससे हमारा दुख और गम खत्म हो जाएगा। इन्होंने कहा आज के बाद मैं इस तरह करूंगा। हम तो हाथ जोड़ के एक दूसरे के साथ इस मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए, इस वतन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये काम आपका है। ठीक है सर, नकवी साहब जी, आप बजाय इसके आगे अपनी गलती का एतराफ करें। आप कहते हैं जनाब ये फुला ने कर दिया या फुला ने कर दिया, भाई आप बताओ सर जो चीज हो गई, इतनी बड़ी शख्सियत को सर पे मार दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? दुरुस्त। अब अशरफी साहब, अब जो वाकया हो गया उसके ऊपर तो सियासत की जा रही है, पॉलिटिक्स की जा रही है, लेकिन जिन फ्रंट लाइन पर रहने वाले उलमा कराम की आप गुफ्तगू कर रहे हैं, शहनशाह नकवी साहब साथ ही मौजूद हैं। अल्लाह ताला तमाम उलमा कराम की, तमाम पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमाए। लेकिन अल्लामा साहब जब ये वाकया हो गया है और जिसका तस्करा खुद अशरफी साहब कर रहे हैं कि मुहर्रम से पहले से मालूम था कि कुछ इस तरह के वाकयात रूनुमा हो सकते हैं, खदशा जाहिर किया जा रहा था, तो सर आपने या आपसे किसी ने आपकी सिक्योरिटी के लिए कोई राब्ता किया? आपने सिंध गवर्नमेंट से या सिंध गवर्नमेंट ने आपसे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत पेश करूँगा हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद आदिल ख़ान इब्ने हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलीमुल्लाह ख़ान के ख़ानवादे के साथ। एक बहुत बड़ा सानहा है, एक बहुत बड़ा दुख है जिस पर गुज़रती है, उससे ज़्यादा, उससे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता इस तकलीफ़ को। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 30 दहाइयों से हर मकतब फ़िक्र ने सैकड़ों जनाजे उठा लिए, हर मसलक ने अपने उलमा के जनाजे, डॉक्टरों के जनाजे, क्या कुछ नहीं हो गया। हमने कैसे कैसे आसमान ज़मीन में दफनाए नहीं हैं। हमने ज़मीन से तो सोना निकाला जाता है, हमने सोने ज़मीनों में दफनाए हैं। बहुत बड़ा सानिया है। मेरी मुलाकातें थीं मुख्तलिफ़ मीटिंग्स में, मुख्तलिफ़ इजलासात में, और डॉक्टर मोहम्मद आदिल ख़ान को मैंने बहुत खूबियों का हामिल पाया। वो मुझसे प्यार कर रहे थे, मुझसे प्यार का इजहार किया, और हम एक अच्छे माहौल की तरफ जा रहे थे कि अचानक कुछ गलतियां और कुछ कोताहियां जो बहाना बनी पूरी उम्मत के दरमियान इस तरह फैलाने का, वो रूनुमा हुई दोनों तीनों तरफ़ों से। हर तरफ से कुछ न कुछ ऐसी बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, और उन बातों के पीछे हम अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जनाब हाफिज़ मौलाना ताहिर अशरफी साहब फरमा रहे थे, देवबंदी उलमा अपने गैर ज़िम्मेदारों के पीछे खड़े नहीं हुए, बरेलवी उलमा अपने गैर ज़िम्मेदारों के साथ नहीं खड़े हुए, हम शिया उलमा अपने गैर ज़िम्मेदाराना रवैया रखने वाले खुतबा और ज़ाकिरीन के पीछे खड़े नहीं हुए, बल्कि हम शाकी रहे और हम उनसे नाराज़ रहे, और हमने क़ानूनी इक़दामात भी किए। इसी दौरान जब हम महसूस कर रहे थे कि गुज़िश्ता कम से कम 6 महीने से और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सालों से पाकिस्तान में एक माहौल बनाया जा रहा था। मैं कहता हूँ कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ की तरफ आ चुका है कि तरक्की करेगा, यहाँ माश बेहतर होगा, यहाँ चेंज ऑफ ब्लॉक की तरफ पाकिस्तान है, अच्छे माहौल और माशी तरक्की की तरफ है। हमारा पड़ोसी दुश्मन हो या हमारा समंदर पार ममालिक के दुश्मन हो, वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। यहाँ सबसे आसान काम मजहबी मुनाफरत फैलाना है। हमारे यहाँ क्योंकि मजहबी जज्बा, मजहबी लगाव और ममालिक से कहीं ज़्यादा है। यहाँ मुहर्रम सबसे शान से मनाया जाता है, ईद मिलादुन्नबी पर एहतमाम ज़्यादा होता है, बकरा ईद पर एहतमाम, ईद पर एहतमाम। यहाँ हमारी मसाजिद, हमारी तरावियाँ, हमारे मजालिस, हर मसलक बहुत ही शिद्दत के साथ अपने मज़हब पर अमल पैरा है। बहुत आसानी से यहाँ शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ दिया जा सकता है, और दुश्मन ने हमारी ये कमज़ोरी जांची हुई है। जब आपको पता है, हमें पता है कि ऐसा इस मुल्क के अंदर हो सकता है। नकवी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर मैं पूछना ये चाहती हूँ कि जैसे कि बताया जा रहा है कि ऐसे सबूत मिले हैं कि 2 ममालिक मुलव्वस होने का खदशा है, मुलव्वस हो सकते हैं ऐसे वाक़यात में,
तो सर क्या हम दामन बचा सकते हैं उन ममालिक के ऊपर, 2 ममालिक 3 ममालिक के ऊपर इल्ज़ाम डालकर खुद दामन बचा सकते हैं, बरी ज़िम्मा हो सकते हैं, जैसा अशरफी साहब ने खुद भी ये बात कही है अभी? नकवी साहब नहीं, बिल्कुल बरी-ज़िम्मा नहीं हो सकते। आपकी नाअहली है, आपके इदारों में, हमारे इदारों में हमआहंगी नहीं है। जैसा कि सिंध हुकूमत की तरफ से जो बयान आया वो बयान माकूल नहीं है, वो जवाब नहीं है। इन्हें ये कहकर किसी भी जिम्मेदार को ये बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे इदारों में, मैं आपसे अफसोस के साथ कहूँगा, हम सब भुगत रहे हैं। हाफिज ताहिर अशरफी साहब बहुत करीब सादा इनका तजर्बा है। हमारे इदारों में हमआहंगी नहीं है। मैं आपके तवज्जो से पैगाम दूंगा, खुदा के वास्ते, एक CTD का इदारा, एक पुलिस का इदारा, एक हमारी हिफाजती इदारे, फिर जो मुंतखब हुक्मरान और नुमाइंदगान होते हैं, उनके दरमियान हमआहंगी नहीं है। एक राग लाप रहा होता है, दूसरा बीन बजा रहा होता है। इदारों में हमआहंगी बढ़ाइए ताकि मुल्क के शहरियों को अमन अमान फराहम हो सके। जहाँ तक बात शख्सियात के अदम तहफ़्फ़ुज़ का है, इतनी मुद्दत से जब ये बात हो रही थी कि इन शख्सियात को टारगेट किया जा सकता है, तो डॉक्टर आदिल और इसी तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और शख्सियात हैं, खासतौर पे कराची में और आमतौर पे पूरे पाकिस्तान में। मैं चाहूँगा आपसे ये भी कहूँ कि कराची में यह वाक़या हुआ है, आप तवज्जो करें पूरे पाकिस्तान की तरफ। यहाँ ये वाक़यात कहीं और भी हो सकते हैं, अल्लाह हमें महफूज रखे और सारे शहरियों को महफूज रखे। लेकिन ये नाअहली का बैयन सबूत है। आपको लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो वो उसमें नाकामी दिखाई दे रही है। ताहिर अशरफी साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि जो ये फ़िरका वाराना फसादात की साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो की जा रही हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और उलमा अपना किरदार सबसे ज़्यादा इसमें कैसे अदा कर सकते हैं सर? देखिए, गुजारिश ये है कि उलमा ने तो अपने आप को पेश किया है। हम मुहर्रम से 3 माह पहले से हमें ये चीज़ें नज़र आ रही थी, और जैसे अभी अलामा साहब ने कहा, मैं आपको चंद वाक़यात बता सकता हूँ जिनमें खुशाब में इस सदी की सबसे बड़ी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गुस्ताखी हुई। वहाँ पर शिया अहले तशी अहले सुन्नत से पहले थाने में पहुँचे उसके खिलाफ FIR करवाने के लिए, और आज खुशाब और सरगोदा के वकला जो हैं, कोई उस शख्स के लिए पेश होने को तैयार नहीं। शिया सुन्नी दोनों इत्तेहाद किया उन्होंने कि जिसने सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी की है, हम इसके पीछे नहीं आएंगे। इसी तरह ये जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, तो हमारे भाई हैं, बहुत मोहतरम हैं, अल्लामा आरफ वादी साहब, वो थाने में पहुँचे। इसी तरह सय्यदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में जो तौहीन हुई, तो अहले सुन्नत खड़े हुए। ये एक बेदारी है कि हमने इस मुल्क के अंदर किसी को तौहीन और तकफीर नहीं करने देनी। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ज़ाब्ता इखलाक आपने देखा कि अभी पैगाम पाकिस्तान और उसका ज़ाब्ता इखलाक, उस पर दस्तखत दोबारा हुए, उसको आगे लेके जा रहे हैं, कानून साजी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने अपने घरों से निकलना होगा, और जो 2 चेहरे हैं उनको ख़त्म करके एक चेहरा बनाना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि मैं कमरे के अंदर बैठ के, मैं सरकार की मीटिंग के अंदर बैठ के, मैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ बैठ के तो अमन की बात करूं, और जब अपनी लोगों की तरफ लौट जाऊं तो फिर जो है उनको उसी डगर पे लेके आऊं। मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, अलामा साहब के भी लाखों करोड़ों सुनने वाले हैं, और उलमा के भी। मैं एक दीन के तालिब इल्म के हवाले से, मेरे पास पंजाब में उलमा बोर्ड में शिया सुन्नी बच्चों के केस आ रहे हैं जो तौहीन कर रहे हैं। उम्र क्या है? 15 साल, 20 साल, 18 साल, 14 साल। मुझे आप ये बताइए कि मेरी तकरीर सुन के या किसी और की तकरीर सुन के वो जाता है जज्बात में जाके असहाब रसूल की तौहीन कर दे, या अहले बैत की तौहीन कर दे, या किसी की तकफीर कर दे। नतीजा क्या है कि वो तो एविडेंस मौजूद है, उसको तो 3 साल या 5 साल या 7 साल सजा हो जाएगी, उसका मुस्तकबिल तो तबाह हो गया। मैं तो तकरीर करके अगले घर चला जाऊंगा। खुदा का वास्ता है, 3 नस्लें हमने दे दी, कितने कितने बड़े उलामा, ताजर, डॉक्टर हमने दिए। मुफ्ती निजामुद्दीन शाहमदई शहीद से लेकर मौलाना आदिल खान साहब तक, हाजी तैयब शहीद से लेकर मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी तक, किस किस का जिक्र करें। इसी तरह तुराबी साहब, अब मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ, जो हमारे बहुत दोस्त थे मेरे, तो वो बहुत शफीक थे। तुराबी साहब कराची के अंदर
उनको जिस बच्चे ने उन पर हमला किया उसकी आप वीडियो कहीं से निकाल के देखें, वो 12-13 साल का बच्चा था, वो हिफज करने माँ बाप ने भेजा था, उसने अपने माँ बाप के नाम पैगाम छोड़ा कि हिफज से तुम्हें वो दर्जा नहीं मिलेगा जो मैं काम करने जा रहा हूं, और जाके उस आलम दीन को उसने उसके ऊपर खुदकुश हमला कर दिया। आखिर कौन रोके इस सिलसिले को? हमें ही आगे आना है, रियासत को खड़ा होना है, उलमा को खड़ा होना है, हमें ऐलान करना है कि ये फितना फैलाने वाले, फसाद फैलाने वाले, तकफीर करने वाले, तौहीन करने वाले, हम इनसे बरी हैं, रियासत इनसे निपटे। रियासत का काम है कि वो खाली FIR नहीं चाहिए, FIR कितनी आप दे लेंगे, आप चंद लोगों को सिर्फ सजा दे दें, नजर आए कि इस मुल्क के अंदर, और ये पंजाब में हमने किया है। जब मैं पंजाब में एडवाइजर था 2006 और 7 में एक वाकया आपस में शिया सुन्नी का मुहर्रम में पत्थर मारने का भी नहीं हुआ, इसलिए कि उस वक्त अलामा अब्दुल जलील नकवी साहब, जो अलामा साजिद अली नकवी साहब के दामाद थे, फौत हो गए, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद करे, वो, और दूसरी तरफ से हमारे अहले सुन्नत के जो हजरात थे, ये सारे मुत्तफिक थे कि जो भी तौहीन करता है, तकफीर करता है, इसके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत पर्चा दो, और 2-4 पर्चे हुए और फिजा जो है वो बेहतरीन हो गई। उलमा को अलामा साहब, जो उलमा के लिए आपने बताया कि मेंबर से क्या होना चाहिए, बेहतरीन आपकी जानिब से ये राय भी और ये मशवरा भी, और बड़ी खूबसूरती से आपने इसका अहाता किया है। अलामा साहब, नकवी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेंबर से तो यही काम हो, लेकिन रियासत ऐसे फसादात को रोकने के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है, क्या कर सकती है सर? देखिए, जैसा कि फरमाया गया, उलमाए किराम अपना किरदार बहुत अच्छे अंदाज से अदा कर रहे हैं। हमारी जानिब से अपनी मजालिस में, अपने इज्तिमात में, इस वक्त भरपूर इज्तिमात पाकिस्तान में हो रहे हैं। मैं ख़ुद कई जगह कह चुका हूँ कि खुलफाए सलासा उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करना शरन हराम है। हमारे तमाम फ़ुक़हा ने उसे हराम करार दिया, और मैं अपने मजमू से अब कहलवा रहा हूँ, जुमले दोहराता हूँ कि मेरे साथ बोलो कि हराम है, और हराम काम जो भी करेगा वो गुनाह में मुब्तला होगा और माशरे में फसाद का सबब बनेगा। तो उलमा किराम, जैसे कि फरमाया गया, ज़ाब्ता अखलाक भी बहुत उम्दा अंदाज से बनाया गया है, बहुत ही जामे है। तमाम मसालिक के उलमा ने उस पर दस्तखत किए हैं। रियासत को जो काम करना है ना, देखें, रियासत को लोगों को 3 चीज़ें तो बहुत लाजमी फराहम करनी है। एक सेहत उनको बहाल रखना है, एक तालीम उनकी बहाल और बेहतर करनी है, और एक तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान उनको बहाल करके देना है। रियासत की जिम्मेदारी है। हमारे तनख्वाहों से, हमारे पैसों से टैक्स बनते हैं जो रियासती इदारों को तनख्वाहों की सूरत में मिलते हैं। इनका फरीज़ा बनता है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। देखिए, हम लोग इस मुल्क के अंदर ये कहकर देखिए, जिसने भी ये वाक़या किया होगा, इंशाअल्लाह मुतालबा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये कातिल, ये जालिम, ये सफ़ाक मंजर आम पर आए और ये नज़र आए कि कौन लोग हैं। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये किसी न किसी घर से तो इनका ताल्लुक़ होगा, इनका कोई तो बाप होगा, कोई तो माँ होगी, किसी मस्जिद और किसी इदारे में इनका तो आना जाना होगा यकीनन। ये किसी मसलक से ज़रूर निकलेंगे, लेकिन जब आप इनकी तह तक पहुँचेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये किसी के लिए इस्तेमाल हुए हैं। हमारा मसला ये है कि हम बहुत जल्दी बैरूनी ताकतें, हमें अपने पड़ोसी ममालिक के साथ जो मसाइल हैं, आलमी सतह पे जो मसाइल हैं, फिर अंदर जो इदारों में हम आहंगी की का फुकदान है, जो हमारे यहाँ नाअहलियाँ पाई जाती हैं। मैं आपसे कहाँ क्या दर्द रहूँ कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे अफसरान बैठे हुए हैं जो पर्ची की बुनियाद पर, जो सिफारिश की बुनियाद पर, जो पार्टी बेसिस पर अफसरान लगाए जाते हैं, और उनके अंदर कोई काबिलियत और अहलियत नहीं होती। ये जो हमारे हिफाजती इदारे जो शहरों में रहते हैं, इनके अगर आप अफसरान की तरफ जाएं तो आपको देखकर ताज्जुब होगा और अफसोस होगा कि शायद अच्छी तरह कोई एक इंग्लिश में एक पैराग्राफ लिखना ना आता हो, एक ड्राफ्ट बनाना ना आता हो, और वो अफसरान लगे बैठे हुए हैं। तो हमारे रियासती इदारों को मजबूत होना होगा, अपने एतबार को बहाल करना होगा, अपनी काबिलियत को बहाल करना होगा, और सबसे पहले पाकिस्तानियत। देखें, कुछ लोगों ने नारा लगाया था, बाज हम मौलवी हजरात ने भी उसको नापसंद करार दिया था, जैसे कि जी पाकिस्तानियत, वतनियत, हुब्बुल वतनी। देखें, अगर मैं पाकिस्तान होऊंगा तो मैं मजलिस कर सकूंगा, पाकिस्तान होगा तो मैं जुलूस निकाल सकूंगा, पाकिस्तान होगा तो मैं मीलाद का जुलूस, मैं तरावियां, मैं मदरसे। हमें पाकिस्तान को और वतन को तरजीह देनी होगी, और पाकिस्तानियत को, हमें हुब्बुल वतनी की तरफ जाना होगा, तब जाकर हम इस दर्द को महसूस करके बड़ी खूबसूरत बात की आपने सर। पाकिस्तान है तो हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आप साथ मौजूद थे। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। ब्रेक का वक्त हो गया है, मुझे ताहिर अशरफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सर कह दीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना है।
बस मैं ये अर्ज करूंगा कि अभी वजीर आजम साहब और वफाकी वजीर दाखिला उनके साथ हमारी बात हुई है। हम इन मसाइल के हल के लिए जा रहे हैं यूनियन कौंसिल से मरकज तक इंटरफेथ हारमनी कौंसिल्स बनाने, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये रवादारी की फिजा जो है और फिरका वाराना तशद्दुद का जो हल है वो आपको अल्लाह ने चाहा तो नजर आएगा कि उलमा और मजहबी तबका इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शफी साहब, आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। तो वजीर आजम साहब ने महंगाई का नोटिस ले लिया है। हमेशा ये होता है कि जब महंगाई का नोटिस लेते हैं, किसी भी चीज़ का नोटिस लेते हैं, उसका उल्टा ही होता है। लेट्स सी क्या होता है आगे। आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा हूं। बिजली महंगी, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, कर्जे लेने पड़ते हैं IMF से, टैक्स लगाने पड़ते हैं अपने लोगों को, गरीब गुर्बत पैदा करते हैं। इमरान खान साहब हमारी हुकूमत संजीदगी से महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कर रही है और टाइगर फोर्स के नौजवानों को मेरा पैगाम है, आप तैयार रहें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपको जो नई जिम्मेदारियां देने जा रहे हैं जिसमें महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, निशानदेही इंशाअल्लाह ताला आप करेंगे। मेरे हिसाब से जो ढकोसले ही हैं ये सब, बाकी इस मुल्क में तो किसी चीज़ का प्राइस कंट्रोल है ही नहीं। अब लोग कोरोना से नहीं मरेंगे बल्कि भूख अफलास से मरेंगे। इमरान साहब को सिर्फ जरदारी का दरवाज़ा खड़काना आता है और नवाज शरीफ का। अरे किसी गरीब का दरवाज़ा खड़काओ, वो देखो कितनी हालत में रहता है, गरीब बेचारा कहाँ जाए। जब से इमरान खान आया ना, अवाम का बेड़ा गर्क हो गया है। अवाम को चीनी में, बिजली में, पानी में, सब में परेशानी है अवाम को। अवाम हर हाल में रोएगी बेचारी। एक बार फिर खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन आपको। मौजूदा हुकूमत के 2 साल कोरोना और हिज़्ब इख्तिलाफ की करप्शन की बातें करते करते गुजर गए। ऑपोजिशन वाले इमरान खान के वादे दावे वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी से बिल्कुल मुख्तलिफ निकले हैं। इमरान खान साहब शायद वो वाहिद लीडर हैं जिनके खिलाफ किसी मुखालिफ की तकरीर इतनी कारगर नहीं होती जितनी उनकी अपनी तकरीरें हैं, अपनी पुरानी तकरीरें, और वही पुराने क्लिप्स चला चला कर फिर आवाम अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। बिजली, पेट्रोल से अशियाए खुरनोश तक कोई चीज़ ऐसी नहीं है नाज़रीन कि जिसकी कीमतें आसमान से बातें ना कर रही हों। लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि करप्ट हुकूमत में कीमतें कंट्रोल में थीं और ईमानदार हुकूमत में महंगाई के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड कैसे टूट गए। दूध और चीनी ने सेंचुरी क्रॉस कर ली, गोश्त तो पहले ही रेस में सबसे आगे है, सब्जियों और दालों की कीमतों को भी ब्रेक नहीं लग रहे हैं, आटा फांकना भी मुश्किल है। ये सारे आदाद शुमार मैं आपको स्क्रीन पर भी साथ साथ दिखाती हूँ। यहाँ सबसे सस्ता तो आवाम को लहू जो रोज जल रहा है ना। PTI का हर वजीर मुशीर इस बात को मानता है कि महंगाई है और ऑपोजिशन से बड़ा मसला महंगाई है, लेकिन इस सब के बावजूद महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है भाई। बात रिपोर्ट्स, नोटिसेस इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रही है भाई। हुकूमत महंगाई, कीमतों में गिरानी और आए रोज दुकानदारों की मनमानी क्यों नहीं रोक सकी है। इस्माइल राव साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको खुशामदीद कहूँगी। महंगाई कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम है सर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद प्राइस कंट्रोल करना सूबाई जिम्मेदारी नहीं है। इसमें आप लोग नाकाम क्यों हैं। सिंध में भी अचानक तमाम अशिया की कीमतों को सर पड़ लग गया है, इजाफा हो गया है। इस्माइल साहब, ऊपर की जो पॉलिसियां हैं इसकी वजह से लागत बहुत बढ़ चुकी है। अब जो आबादगार और संता किसान जो है, फार्मर जो है, वो बहुत दबाव के अंदर है। तो डीजल की कीमतें उन्होंने बढ़ा दी, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, पेस्टिसाइड की कीमतें, खाद, गैस की कीमतों की वजह से खाद बहुत आसमान को पहुंचा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी कीमतें जो है वो सब्जियों की, फलों की और जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो महंगे हो जाते हैं। और उसके साथ साथ इस वक्त जो बारिशें हुई हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा नुकसान किया है। खासतौर पर सब्जियों का बहुत सारा नुकसान हुआ है, जिनकी वजह से भी वो किल्लत पैदा हो चुकी है। उसकी वजह से कि मेन जो सिंध में 8-10 अजला, 20 अजला में, जिनमें 5 तो कराची के थे, बाकी जो दूसरे अजला जहाँ फसलें होती हैं, जहाँ मेन क्रॉप्स हमारे होते हैं, तो ये खासतौर पर सब्जियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। काटन का फसल ख़त्म हो गया, मिर्ची, टमाटर, प्याज की फसल को तकरीबन 80%, 90% ये ख़त्म हो गया। इसकी वजह से भी मार्केट में जो उनकी सप्लाई है, रसद है, वो कम हो गई। तो इसकी वजह से भी नरखों पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन जो पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि वो इस वफाक
सब्जियां, फल, एसेंशियल आइटम्स नहीं, हर चीज़ आप देखें, जब आप बाकी तमाम चीज़ों को कीमतें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप बढ़ा रहे हैं, हर नोटिस के बाद फिर वो दुगनी हो जाती है, फिर दूसरे नोटिस के बाद और वो। आपकी बात मान लेती हूँ सर, गंदम की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत अपना स्टॉक मार्केट में ला ही नहीं रही है। आपसे 2 माह पहले बात हुई थी तो आपने कहा था कि अक्टूबर नवंबर में स्टॉक मार्केट में लाया जाता है, अब क्यों नहीं लाया जा रहा है सर? इसमें कीमतों में कमी लाने में मदद मिलेगी ना? बेसिकली मैं बताऊं आपको, हम तो अब फैसला कर चुके हैं, सिंध कैबिनेट फैसला कर चुकी है, उसकी कैबिनेट कमेटी फैसला कर चुकी है। अब रिलीज हमारी शुरू हो चुकी होंगी या हो जाएंगी, लेकिन असल मसला ये है कि सिंध के पास चलो गंदम है 12 लाख 12.5 लाख टन, 12.5 लाख टन जो हमने प्रोक्योरमेंट की थी, खरीदारी की थी, उसमें जो हमारे पास स्टॉक इस वक्त अवेलेबल है, और उसको हम रिलीज करेंगे। हर माह की हमारी रिक्वायरमेंट जितनी होगी उसके हिसाब से हम रिलीज करेंगे। लेकिन ये कमी तो आप देखें कि जुलाई से पैदा हो गई। यानी हैरानगी की बात ये है कि सिंध के पास तो 12 लाख टन है, सिंध वैसे ही अब ये वफाक उससे बैठते हुए अब इन्होंने वसीला बना दिया है, इनकी नाअहली का ये सारा बोझ, इल्जाम तराशा, तोहमतें मड़ लगा देते हैं सिंध पे, कि सिंध की वजह से सिंध रिलीज नहीं कर रहा है, सिंध प्रोक्योर नहीं कर रहा है, सिंध ये नहीं कर रहा है। तो पंजाब के अंदर इस साल भी 1,94,00,000 मेट्रिक टन गंदम पैदा हुई है, और पंजाब की जो कंजम्पशन है वो 1 माह की 11 लाख टन है, मेट्रिक टन। तो अब मुझे बताएं आप, मई में फसल खत्म होता है, जुलाई के अंदर गंदम ही नहीं। यानी ये नामुमकिन है कि कभी अभी अगर हमारे पास जो कि फूड एंड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है, उसने भी कहा कि इस साल बीज और जो दूसरी जरूरियातें सब मिला के हमें जस्ट 1.4 मिलियन मेट्रिक टन यानी 14 लाख टन हमें कमी पड़ेगी, जो कि पाकिस्तान की एक महीने की कंजम्पशन 21 लाख टन है। यानी 21 लाख टन हमारी कंजम्पशन है और हमें चाहिए महीने की, और हमें जो कमी है पूरे साल की वो है 14 लाख टन, यानी आधा 17-18 दिन की हमारे पास कम थी। तो ये जुलाई में ये तो कमी अगर होनी भी थी तो ये तो जाके जनवरी में कमी होती तो भी समझ में आता, ये फरवरी में जाके कमी होती तो भी समझ में आता। ये जुलाई के महीने में अभी फसल उतरा है, 2 महीने हुए हैं और गंदम गुम हो गई। पंजाब की इतनी सारी गंदम कहाँ गई? इस्माइल साहब, सर वजीर आजम ने टास्क फोर्स को महंगाई रोकने के लिए मुहिम चलाने का कहा है, सिंध हुकूमत उन्हें सर मार्केट में जाने की इजाजत देगी कि वो चेक एंड बैलेंस रखें? फोर्स नहीं हुआ, ये नहीं जो क्या बोलते हैं, ये जो अनपढ़ डॉक्टर हकीम बैठे होते हैं, जो एक वो टिकिया बना के, गोली बना के फिर वो बसों में चढ़ के भेजते हैं कि हर मर्द का, हर दर्द का, हर जो इलाज है वो ये टिकी है। तो ये टाइगर फोर्स नहीं है, ये इमरान खान के पास हर मर्द का इलाज, ये पैसे भी ये तकसीम करेंगे, ये टिड्डी दल आ गई, कभी ये भी इसका मुकाबला करेंगे, ये जी कोरोना आ गया तो जी इसका ये खात्मा करेंगे, ये जी भूख और इफलास बढ़ रही है जी ये करेंगे, महंगाई हो गई है तो ये जी टाइगर फोर्स। यानी हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत के तमाम इदारे नाकाम हो गए। इनके अंदर अगर कोई फर्ज करो कोई इदारा है, कोई काम करता है, उसकी एक जो आईनी और कानूनी हैसियत होती है, उसको कौन सा आइन और कानून अख्तियार देता है, क्या अख्तियार देता है, कितना अख्तियार देता है, तो ये पता है, आपको पता है, किसी बंदे को, किसी इंसान को, किसी पाकिस्तानी को पता है कि टाइगर फोर्स है क्या, वो किस कानून के तहत बनाया गया है, किस आईनी क्लास के तहत बनाया गया है, आर्टिकल के तहत बनाया गया है, उसके इख्तियारात क्या हैं, उसके काम क्या हैं। यहाँ ये हुकूमत जाके हर बात उस पर सर ये सवाल पूछेंगे आगे। इस्माइल राव साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। अनीस मजीद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं होलसेल्स एंड रिटेलर्स एसोसिएशन के। इसके साथ साथ एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा साहब साथ मौजूद हैं। अनीस साहब, ये सर ये अचानक से ये कीमतें बढ़ क्यों जाती हैं, ये होता क्या है आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये अचानक नहीं हुआ है, ये पिछले साल से जो है शुरू से ही ये चीज़ें होती आ रही हैं, और इसमें सबसे मेजर इशू जो आपका है वो तो आप 2 सालों से देखें कि डॉलर के जो रेट्स बढ़े हैं उसमें तमाम इम्पैक्ट तो इस चीज़ों पे आता ही है। पर यहाँ मैं कहूँगा कि 2-3 चीज़ें जो गवर्नमेंट कर सकती थी वो अगर कर ले तो फिर बहुत अच्छा हो जाए। और देखिए अभी जो सूरत हाल गंदम की है उसमें गवर्नमेंट ने इंपोर्ट भी किया है और प्राइवेट सेक्टर ने भी इंपोर्ट किया है, और इसके लिहाज से जो कीमतें कम से कम रुक तो गई हैं। पर अभी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास जो
प्रोडक्ट अवेलेबल है, उन्होंने प्रोक्योरमेंट की है अबाउट 12 लाख टन की, तो अब 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रह गए नई क्रॉप को। तो अगर वो इस वक्त मार्केट में ये ले आए क्रॉप और ये गंदम अगर मिलर्स को दे, तकरीबन 2 लाख टन हर महीने ये दे सकते हैं। 12 लाख टन हमारे पास अवेलेबल है, तो 6 महीने में आप 2 लाख टन देंगे तो मार्केट में काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि 5 से 10 रुपए तक आटे की कीमत में कमी आ सकती है। और दूसरा, गवर्नमेंट खुद अपना माल भी मंगा रहे हैं। ये अगर ये चाहें, अगर ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध चाहे, क्योंकि उन्होंने प्रोक्योरमेंट किया ही इसलिए है कि जब अक्टूबर में या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जब भी, लेकिन जब ज़्यादा कीमत अभी है और अभी मार्केट में ये माल अगर फ्लोट करते हैं तो इम्पोर्टेड माल भी आया हुआ है, तो उसके माल में भी कीमतें कम हो जाएंगी। और ये भी जबरदस्ती रोका हुआ है सर। देखिए ऐसा ही, देखिए ना, महंगाई की जा रही है जानबूझकर की जा रही है। ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अभी हमारे पास टाइम है, प्रॉपर टाइम है माल निकालने का, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगर वीट अगर देती है लोगों को तो इससे ये कि काफ़ी प्राइस में असर आ जाएगा। प्लस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी वीट इंपोर्ट किया है, जैसे ही उनकी डिलीवरी आती है फ़ौरन मार्केट में रिलीज़ करें, तो ये अभी जो है आपका सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। और अगले साल के लिए ये तमाम पॉलिसीज़ आज से बनानी चाहिए ताकि अगले साल ये कोई इश्यूज़ इस तरह के ना आए। जो फार्मर्स के रेट्स हैं और फार्मर्स को जो इंसेंटिव्स देने होते हैं वो दिए जाएँ, ताकि ये कि अगले साल आपको ये तमाम मुश्किलात ना आए। अभी भी आप देखें गवर्नमेंट में कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेजर आपको फूड मिनिस्टर्स जो हैं वो मुझे नहीं नजर आए, पता नहीं कि किस तरह है। लेकिन सर अभी जो नजर आने वाले हैं ना वो टाइगर फूड्स वाले, सर उसके लिए रिटेलर्स बड़े परेशान हो रहे हैं, बड़े गुस्से में आ रहे हैं। तो वजीर आजम साहब ने तो बुला लिया है, उनका कोई कन्वेंशन होने जा रहा है सर, तो उसमें वजीर आजम साहब उनको नया आगे का हुकूमती प्लान देंगे कि करना क्या है। आप लोगों के पास आएंगे, चेक एंड बैलेंस करेंगे, सवाल करेंगे, आपसे करने देंगे सर? बिल्कुल। देखिए इसमें जो ऐसी चीज़ है कि देखिए अभी जो ये चीज़ टाइगर फोर्स के बाद जो हो रही है ना, ये गवर्नमेंट के पास तो सारे इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं और सारी चीज़ें उनके पास हैं, सारे एसीज हैं, डीसीज हैं जो कि प्राइस कंट्रोल करते थे। अब ये लोग जो नए लोग आएंगे तो इनको भी तो पहले स्टडी करनी होगी कि एक्चुअली है क्या, और सारी चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं। अब देखिए गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ें जो हैं अभी भी वो चाहें तो सुधार सकते हैं। वीट की जैसे प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया कि 25 मिलियन टन की क्रॉप है, अब पता चलता है कि वो 25 मिलियन टन की नहीं है, तब इसमें किसकी गलती है? तो इस तरह की चीज़ें अगर होंगी और उनके गवर्नमेंट के इदारे अगर इस प्रॉपर इनको इंफॉर्मेशन ना दे सकें तो फिर कसूर किसका है? तो अभी भी तवज्जो इस तरफ ही देनी। टाइगर फोर्स को उनके ऊपर तैनात किया जाए जिनकी गलतियां हैं, टाइगर फोर्स वाले वो देखें, और आप लोगों के लिए तो इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं, इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं। हाँ, लेकिन सर कामरान साहब, सर ये जो टाइगर फोर्स बनने जा रही है वो आके रिटेलर्स से सवाल दुकानदारों से पूछेगी कि आप क्या बेच रहे हैं, क्या नहीं बेच रहे। सर इनकी कानूनी हैसियत क्या है? जब ऑलरेडी इदारे मौजूद हैं काम करने के लिए, नए लोगों को भर्ती किया जाएगा, उन पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, वो स्टडी करेंगे, इनकी कोई कानूनी हैसियत भी है या नहीं है? नहीं, इनको भर्ती नहीं कर रहे, शायद इनकी अपनी पार्टी के लोग हैं और पार्टी के लोगों को लगा रहे हैं, और ये इस तरह से जो है ना ये मुल्क में खाना जंगी को हवा देंगे। ये जब लोग ये टाइगर फोर्स जाएगी, दुकानदारों से पूछेगी, डिप्टी कमिश्नर जाता था, उसके साथ पुलिस होती थी, उसके साथ इंतजामिया के दूसरे लोग होते थे, उसका एक इज्जत होती थी, उसके पीछे कोई स्टैट्यूटरी फोर्स थी। ये इनकी अपने पार्टी के लोग हैं। ये पार्टी के लोग जब भिजवाएंगे तो इसका नतीजा ये होगा कि वो लड़ाई झगड़ा होगा और एक तरह से पूरे मुल्क में जो है ना बदअमनी और खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ये खान साहब जो बाकी जो बचा कुचा जो मामला रह गया है उसका भी बेड़ा गर्क करने के लिए जा रहे हैं। पहले ये एक्सपर्ट बनाए थे इन्होंने, यही टाइगर फोर्स कोरोना की एक्सपर्ट बनाई थी, उससे कोरोना को इन्होंने उसके ऊपर काबू पाना था। वो अल्लाह ने हम पे रहम किया और उस तरह से कोरोना ने इतना डैमेज नहीं किया। अब ये दूसरे मामला, गंदम की शार्टेज, चीनी की शार्टेज, इनकी अपनी पार्टी की पैदा की हुई है और दूसरे इस किस्म के मसाइल जो इन्होंने पैदा किए। कामरान साहब, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो तो आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि ये टाइगर फोर्स जो बना रहे हैं इसकी कोई कानूनी हैसियत है सर? नहीं है, इसके पीछे कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई है। जिस चीज़ के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई है, जिसका कोई सरकारी सतह नहीं है, जिसके पीछे कोई ताकत नहीं है किसी किस्म की कानून की, उसको वो किस तरह से जाएगा? फर्ज करिए मेरे पास आएगा तो मुझसे ये पूछेगा कि जी आप ये जो केसेस डील कर रहे हैं किस कानून के तहत डील कर रहे हैं, या आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, या फ़ी ज़्यादा ले रहे हैं या फ़ी कम ले रहे हैं। तो मैं यहाँ से तो बेचारा जो है ना
खाम खा बेइज्जत होके जाएगा। इसी तरह से चलो यहाँ से फिर भी कोई रिस्पेक्ट हो जाएगी कि चले वकील को पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो उसको आराम से प्यार से समझाएगा कि जा मुन्ने वापस चले जा, ये आपका काम नहीं है। मगर किसी दुकानदार के पास जाएगा, किसी और इस तरह से आम आदमी के पास जाएगा तो वहाँ से उसके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए, ये वजीर आजम को सोचना चाहिए कि जब किसी चीज़ की कानूनी हैसियत नहीं है तो वो कैसे जाके लोगों से सवालात कर सकते हैं। लोग बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, अनीस साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया नाज़रीन, मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।